भाजपा कार्यालय में मीडिया विभाग की कार्यशाला आयोजित हुई। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे कार्यशाला में। सुधांशु त्रिवेदी 3 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सुधांशु त्रिवेदी 3 बजे लगभग जो है मीडिया से मुखातिब होंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया विभाग की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे हैं और इसके बाद अब 3 बजे मीडिया से मुखातिब भी होंगे सुधांशु त्रिवेदी। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया विभाग की कार्यशाला का आयोजन किया गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस कार्यशाला में पहुंचे हैं और अब 3 बजे के लगभग मीडिया से मुखातिब भी होंगे सुधांशु त्रिवेदी। देखिए, कार्यशाला आयोजित की गई है प्रदेश भाजपा कार्यालय में, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे हुए हैं। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी इस कार्यशाला में पहुंचे हैं और देखिए इसके बाद 3 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे, जहां पर मीडिया के सवालों का जवाब भी सुधांशु त्रिवेदी देंगे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में जो है इस वक्त कार्यशाला आयोजित की गई है, जिसमें सुधांशु त्रिवेदी पहुंचे हुए हैं। इस कार्यशाला में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लाल सिंह जी, प्रदेश भाजपा कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें पहुंचे हैं सुधांशु त्रिवेदी, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर? देखिए पूनम, आज भाजपा के मीडिया विभाग की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। राज्य स्तरीय कार्यशाला है, जिसमें सभी जिला संभाग के प्रभारी मौजूद रहेंगे, पैनलिस्ट मौजूद रहेंगे, प्रवक्ता मौजूद रहेंगे और मीडिया की टीम है वो मौजूद रहेगी। और इस कार्यशाला में वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान समय में जो चुनौतियां हैं, किस तरह मीडिया को लेकर भूमिका अदा की जाए, विभाग की किस तरह विपक्षी कई बार काउंटर आते हैं उनका जवाब दिया जाए, और वर्तमान समय में जो परिदृश्य चल रहा है उसको लेकर क्या भूमिका मीडिया विभाग की हो सकती है। और मीडिया विभाग के जरिए तमाम जो नेता अपनी बात रखते हैं, पैनलिस्ट अपनी बात रखते हैं, क्योंकि प्रवक्ता है, पैनलिस्ट है, वो एक संगठन का, सरकार का फेस बनकर चैनलों में आते हैं। तो ऐसे में उनको किस तरह का रोल अदा करना है, मीडिया को कैसे टैकल करना है, आगे मीडिया की लगातार बढ़ती भूमिका, सोशल मीडिया की बढ़ती भूमिका को कैसे आपको आगे अपने पक्ष में सकारात्मक रूप से यूज करना है, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अभी पहुंचे हैं, उनका उद्बोधन रहेगा। इसके साथ ही राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी संबोधित करेंगे। 3 बजे प्रेस से रूबरू होंगे सुधांशु त्रिवेदी, उस समय मीडिया के तमाम सवालों के जवाब वो देंगे। और साथ ही 4 बजे एक राष्ट्र एक चुनाव की जो अवधारणा लेकर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और आने वाले दिनों में कैसे एक चुनाव एक देश को साकार किया जाए, उस लक्ष्य को पाया जाए, इसको लेकर पार्टी ने तय किया है राष्ट्रीय स्तर पर कि जन जन में जाकर, यानी कि जन जागरण का रूप इसको देखना है। लोगों के बीच जो तमाम भ्रांतियां हैं, और खासकर कई बार विपक्ष के द्वारा भी लगातार इस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव से लोकतंत्र को नुकसान होगा, ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। ऐसे तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। 1 घंटे का करीब उनका उद्बोधन रहेगा। मकसद यही है कि एक राष्ट्र एक चुनाव देश के लिए क्यों जरूरत है, ये क्यों फायदेमंद है, क्या इसके फायदे हैं, और सामने जो काउंटर किए जा रहे हैं, जो सवाल खड़े किए जा रहे हैं, उनको लेकर भी सुधांशु त्रिवेदी अपना जो है पक्ष रखेंगे। जी, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए लाल सिंह जी। तो देखिए, यहाँ पर भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी अभी इस वक्त कार्यशाला में पहुंचे हुए हैं। कार्यशाला का आयोजन किया गया। अब इसके बाद जो है 3 बजे मीडिया से मुखातिब होंगे, जहां पर तमाम सवालों के जवाब देते भी सुधांशु त्रिवेदी नजर आएंगे। फिलहाल कार्यशाला चल रही है। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अंबावाड़ी क्षेत्र का दौरा किया है। तो अंबावाड़ी क्षेत्र के दौरे पर पहुंची हुई हैं जेडीए सेक्रेटरी और अधिकारियों के संग विकास कार्यों की समीक्षा की है उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने। वहीं क्षेत्र के विकास को लेकर अहम दिशा निर्देश भी दिए गए हैं।
देखिए, क्षेत्र के विकास को लेकर जो है हमेशा समय समय पर उप मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देती नजर आती हूँ, और जब वो अम्बावाड़ी क्षेत्र के दौरे पर पहुंची तो यहाँ पर भी लोगों से बातचीत की, और किस तरीके से क्षेत्र में आगे विकास कार्य करने हैं उसको लेकर अधिकारियों को भी यहाँ पर दिशा निर्देश एक बार फिर देती हुई नजर आई हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी। क्षेत्र के विकास कार्यों का उन्होंने जायजा लिया जब वो क्षेत्र के दौरे पर पहुंची, तो क्या कुछ विकास कार्य वहां पर किए जा रहे हैं और विकास कार्यों को किस तरीके से किया जा रहा है, तो इसको लेकर भी जो है तमाम दिशा निर्देश दिए कि कितने जल्दी समय में जो समय सीमा है उसके अंदर तमाम कार्यों को पूरा किया जाए, और कैसे आगे जो है क्षेत्र को और तेजी से जो है विकास कार्य इस क्षेत्र में हो सके, इसको लेकर यहाँ पर बातचीत की और दिशा निर्देश भी दिए। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। क्या खाकी ही खाकी को कर रही है बदनाम? जो यहाँ एक तरफ बड़ी कार्रवाई कर राजस्थान पुलिस ने बढ़ाया ईमान, तो दूसरी तरफ कुछ वर्दीधारी ही कर रहे हैं खाकी को बदनाम। जोधपुर में वर्दी पहनकर 4 कांस्टेबलों ने दिखाई है गुंडागर्दी। 2 युवकों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर जबरन उठाया। माता का थाना पुलिस थाने भी ले गए हैं ये चारों कांस्टेबल, और उसके बाद वसूले हैं दोनों युवकों से 2 लाख रुपए, 8 लाख रुपए के क्रिप्टो भी कर दिए गए हैं ट्रांसफर। लेकिन मुकदमा दर्ज होने के बाद चढ़े पुलिस के हत्थे। अब 2 दिन की रिमांड पर ये चारों पुलिसकर्मी हैं। जगमाल राम जाट, नरसिंह राम जाट, राकेश पुनिया और लादूराम मेघवाल हैं ये कांस्टेबल, ये चारों कांस्टेबल जिन पर आरोप है, संगीन आरोप है इन पर। देखिए किस तरीके से जो है खाकी वर्दी पर एक दाग इन चारों ने लगाया है, और बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि जो रक्षक होते हैं वही आखिरकार भक्षक बन रहे हैं। जो रक्षक होते हैं हमारे, या जिनके जिम्मेदार होते हैं, जो जिम्मेदारी होती है जिनके कंधों पर, आखिरकार वही इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। और अब देखिए ये 4 कांस्टेबल जो हैं कहीं ना कहीं खाकी पर एक दाग की तरह अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं कि आखिरकार जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है वही इस तरीके की हरकत करते हुए नजर आए हैं। उधर जयपुर में भी आ चुके हैं कुछ मामले सामने। 7 माह में SC/ST और GST की 9 कांस्टेबल सस्पेंड हो चुके हैं। सटोरियों से ये वसूली किया करते थे, और अब ऐसे में एक बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या ऐसे होगा अपराधियों में डर? क्या ऐसे आएगा आमजन में विश्वास? जो मुकदमा है महामंदिर थाने में दर्ज हुआ है, और उसमें अबडक्शन की धारा, पैसे लेने की जो 140(3) आप छुपा रहे हो, फिर आप उनसे कुछ रैंसम ले रहे हो, 308 क्लॉज 6 BNS, ये सभी धाराएं लगाई गई है। तो मामले में कुछ कैश लेने की बात आई है 1 लाख रुपए से ऊपर का, और कुछ क्रिप्टो करेंसी 8,669 के आसपास की क्रिप्टो करेंसी किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करवाई, परिवादी के अकाउंट से किसी और अकाउंट में ट्रांसफर करवाई जबरदस्ती। तो इस मामले पे अभी अनुसंधान जारी है। पुलिस के ही कुछ डिपार्टमेंट में कुछ एक दो कुछ कांस्टेबल्स हैं जिनके अभी अनुसंधान करके हमें तथ्य पता चलेंगे, तब हम आप। तो देखिए यहाँ पर जो है पुलिस कर्मियों पर संगीन आरोप लगे कि आखिरकार किस तरीके से इन्होंने जो है अपहरण किया और तमाम थाने उठाकर भी लेके गए। ये 4 कांस्टेबल ऐसे हैं जो खाकी के नाम पर दाग हैं इस वक्त, और देखिए 4 कांस्टेबल फिलहाल, और इनको लेकर अब कैसे जनता इन पर विश्वास करे। हालांकि देखिए पहले भी कुछ मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, जब जयपुर में भी कुछ पुलिसकर्मियों पर, अधिकारियों पर इस तरीके के आरोप लगे, वसूली के आरोप लगे, कई आरोप लग चुके हैं, और अब खाकी जो वर्दीधारी हैं वही ऐसा कर रहे हैं। तो आखिरकार जनता में या जो अपराधी हैं कैसे डर पैदा होगा, क्योंकि पुलिसकर्मी खुद इस तरीके के मामलों में अब लिप्त नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो हमारी रक्षा के लिए हैं, जो अपराधियों की धरपकड़ के लिए हैं, अब ऐसे में कैसे डर होगा? आम जनता कैसे विश्वास करे, किस पर विश्वास करे? जो न्याय के लिए इनके पास जाती है, जो अपनी रक्षा के लिए इनके पास जाती है, आखिरकार अब जनता भी सोच रही होगी कि जिनके कंधों पर हमारी रक्षा की जिम्मेदारी है वही ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जनता का विश्वास भी डगमगाता है। तो खाकी ही खाकी को अब बदनाम करने पर तुले हुए। और ये जोधपुर का ही मामला नहीं है, जयपुर में भी देखिए कई मामले सामने आ चुके हैं, और ऐसे मामले लगातार अब बढ़ भी रहे हैं। ये खास तौर से चिंता का विषय है कि अब आम जनता जाए तो आखिर कहां जाए, किसके पास जाए, किस पर विश्वास करे। देखिए
यहाँ पर एक तरफ जनता की जिम्मेदारी है कंधों पर, लेकिन कहीं ना कहीं उस जिम्मेदारी को नहीं समझा जा रहा है। जनता का विश्वास तोड़ा जा रहा है। जनता का विश्वास तोड़ने का काम ये पुलिसकर्मी कर रहे हैं और ऐसे में इन कुछ पुलिसकर्मियों की वजह से पूरे डिपार्टमेंट पर दाग लगता है, खाकी पूरी बदनाम होती है। और ऐसे में अब बड़ा सवाल ये कि अगर जनता किसके पास जाएगी, ऐसे में क्या विश्वास कर पाएगी, कैसा और भी पुलिसकर्मी जो उन पर जनता विश्वास कर पाएगी ऐसी हरकतों के कारण। तो एक तरफ तो बड़ी कार्रवाई कर राजस्थान पुलिस ने मान बढ़ाया, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आती हैं जिनसे जनता का विश्वास टूटता है। कुछ वर्दीधारी तो पूरी खाकी को बदनाम करने में लगे हुए हैं और इस तरीके के मामले शायद आप कह सकते हैं कि आम हो चले, क्योंकि आए दिन इस तरीके की तस्वीरें सामने आती है। और ऐसा नहीं है कि एक शहर से ही ये तस्वीरें सामने आ रही हों वर्दी को बदनाम करने की। वर्दी को बदनाम करने की इससे पहले भी अलग अलग शहरों से तस्वीरें सामने आ रही हैं। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रदीप, देखिए जिस तरीके से ये तस्वीर सामने आई है, पुलिसकर्मी ही जो है खाकी को बदनाम कर रही है। खाकी पर एक दाग है, ये 4 पुलिसकर्मी जो इस तरीके की हरकत सामने आई इन पुलिसकर्मियों की, कहीं ना कहीं जनता का विश्वास टूटता है। ऐसे में जिन कंधों पर जिम्मेदारी है कि अपराधियों में डर हो, जनता का विश्वास जो है हासिल कर सके, जनता जिनके पास अपनी रक्षा के लिए पहुंचती है, आखिर वही जो है रक्षक भक्षक बन रहा है आखिरकार। ऐसे कैसे जनता विश्वास करेगी? जी पूनम, अवश्य अगर घटनाक्रम की बात करें तो पूरा फिल्मी अंदाज का घटनाक्रम है। बिटकॉइन को लेकर एक साजिश रची गई थी, जो कि साजिश के तहत जो माता का थाना पुलिस थाना क्षेत्र है, उसी थाना क्षेत्र के 4 पुलिसकर्मियों ने इस चोरी का अंजाम दिया। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो लाखों रुपए का हेरफेर और बिटकॉइन को अपने मोबाइल के खाते में ट्रांसफर करना। लगभग 8 से 10 लाख रुपए की फेरबदल का जो मामला था, उसी को लेकर एक परिवार के लोग जब शॉपिंग करने के लिए मार्केट पहुंचे और वहीं पुलिस के 4 पुलिसकर्मियों द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया है। देखा जाए तो चारों पुलिसकर्मी जोधपुर के माता के थाने में चित्रित है और वहीं अगर देखा जाए पुलिस वाले जो है उनको मामले तो थाने में रखा गया। 2 दिन का जो रिमांड है वो कोर्ट द्वारा उनको दिया गया है। जी पूनम। बिल्कुल प्रदीप, देखिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप जैसे कि ये तस्वीर सामने आई है, इसके बाद कहीं ना कहीं संदेश एक पुलिसकर्मियों को ये भी देना होगा कि इनके खिलाफ भी कठोर से कठोर कार्रवाई हो, ताकि जनता में संदेश जाए कि देखिए आप सुरक्षित हैं, आपकी जिम्मेदारी अगर जिन कंधों पर है, आप पुलिसकर्मियों के पास पहुंचते हैं, तो जनता को भी कहीं ना कहीं विश्वास अगर बनाना है जनता के बीच में पुलिसकर्मियों को, तो अब इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ जो एक खाकी वर्दी पर दाग है, ये 4 पुलिसकर्मी, इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और इसके अलावा देखिए आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इन पुलिसकर्मियों के खिलाफ अभी जो पुलिस के अधिकारी है, उच्च अधिकारी, उन्होंने क्या जांच बैठाई और उनकी क्या कोई प्रतिक्रिया मिल पाई है? जी पूनम, अवश्य मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, जो चारों पुलिसकर्मी हैं उसमें एक की अभी ऋषभ चौधरी की तलाश भी जारी है, जो सरदारपुरा थाने में है। जो 5 कांस्टेबल लेफ्ट है उनको लेकर चारों को पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह द्वारा निलंबित कर दिया गया है। 2 दिन का उनका रिमांड लिया गया है। सबसे अहम बात है, जो एसएचओ है उनके सामने ही सारा घटनाक्रम हुआ है। जो चारों पुलिसकर्मी है वो माता के थाने में है और जो इंस्ट्रक्शन की जो प्रक्रिया है, जो जांच की प्रक्रिया है, वो प्रोबेशन पीरियड में जो आईपीएस हेमंत कलाल है वो इसको जांच कर रहे हैं। और अवश्य जिस तरह से वर्दी के दागदार की अगर बात की जाए, जो दाग लगे हैं वर्दी पर, एक तरफ तो साफ छवि की पुलिस बात करती है, जो राजस्थान सरकार है जो बड़े दावे करती है क्राइम पर कंट्रोल करने की बात करी है, लेकिन पुलिस द्वारा इस तरह से कृत्य करना तो कहीं कहीं वर्दी द्वारा है, वर्दी पर दाग लगाने की बात जो निकल कर सामने आई है। जी पूनम। जी शुक्रिया प्रदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो जोधपुर से खबर आपको बता रहे थे कि जहां पर इन 4 पुलिसकर्मियों की वजह से खाकी बदनाम हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। बाड़मेर से खबर आपको बता रहे हैं, फिर से खुलेगी फाइल। जी हां, द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 पेपर लीक का मामला 7 साल बाद फिर से इस मामले की जांच होगी। एक बार फिर से ये फाइल खोली जाएगी और अब इस मामले की जांच होगी। जोधपुर रेंज आईजी करेंगे इस मामले की पूरी निगरानी। एसीजेएम 2 कोर्ट बाड़मेर ने मामले की फिर से जांच के आदेश दिए थे और अब कई दिन बाद इस मामले की फाइल आईजी के पास पहुंचेगी, फाइल खुलेगी और इस मामले में आगे जांच होगी। जिला प्रशासन की प्रारंभिक जांच में माधव महाविद्यालय से पेपर वायरल होना सत्यापन हुआ था। अकेले 2 तहसीलों से 1000 से ज्यादा लोगों के सिलेक्शन से जुड़ा हुआ था ये मामला।
तो देखिए 2018 का ये मामला और अब एक बार फिर इस मामले को लेकर फाइल खुलेगी। इस मामले में आगे जांच होगी। जिला प्रशासन की प्रारंभिक जांच में माधव महाविद्यालय से पेपर वायरल होना सत्यापन हुआ था। अकेले 2 तहसीलों से 1000 से ज्यादा लोगों के सिलेक्शन से ये मामला जुड़ा था। तो बाड़मेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब फिर से एक बार फाइल खुलेगी और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी बैराराम हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपसे जानना चाहेंगे, देखिए एक बार फिर यानी कि 2018 का ये मामला और अब एक बार फिर 7 साल बाद फिर से मामले में जांच होनी है, फाइल खुलेगी, क्या कुछ पूरा मामला है और विस्तार से बताएं इस मामले को लेकर, क्योंकि आप देखिए एक लंबे समय बाद इस मामले की आगे जांच होने जा रही है। जी पूनम, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह 7 साल पहले 2018 का मामला है, जब द्वितीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा का जो पेपर है वो लीक हुआ था और 1 नवंबर 2018 को ये पेपर आयोजित हुआ था और उसमें पेपर परीक्षा खत्म होने से पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था और जिसके बाद में जिला प्रशासन ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की तो पता लगा कि बाड़मेर में निजी महाविद्यालय है जहां पर ये परीक्षा केंद्र था, माधव महाविद्यालय, उससे ये पेपर लीक होना सत्यापित हुआ था और उसके बाद में इस पूरे मामले को लेकर पुलिस में मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच करते हुए तत्कालीन जो वहां केंद्र अधीक्षक थे और सह केंद्र अधीक्षक है उन दोनों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया था और उसके बाद में ये जांच सहायक उप निरीक्षक सहित कई अधिकारियों ने की थी, लेकिन बाद में तत्कालीन जो एडिशनल एसपी थे जिन्होंने जांच की थी, भीम सिंह जी भाटी, उन्होंने इस पूरे मामले में एफआईआर दे दी थी और उसके 7 साल बाद में अब अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2 ने इस मामले को पूरा रीओपन कर जोधपुर रेंज आईजी को पूरे मामले की निगरानी में जांच करने के आदेश दिए हैं और इस साथ ही न्यायालय ने ये भी टिप्पणी की है कि जिन भी अधिकारियों ने इस पूरे मामले की जांच की है उन्होंने अपने कर्तव्य के प्रति घोर लापरवाही की है, उन्होंने इस जांच में उदासीनता बरती है और इस संबंध में भी जांच करके और दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और रेंज आईजी को 1 महीने में इस पूरे मामले की जांच कर कोर्ट में नतीजा पेश करने के आदेश दिए हैं। जी पुनः बिल्कुल, देखिए अब इस मामले की फाइल खुलने जा रही है, फिर से जांच होगी। क्या ये माना जाए कि आरोपियों तक जल्द से जल्द अब जो है पुलिस पहुंचेगी और बिल्कुल एकदम सही तरीके से जांच होगी, क्योंकि अभी जिस तरीके से ठंडे बस्ते में मामला डाल दिया गया है इस तरीके से ना हो। जी बिल्कुल, लंबे समय बाद में इस पूरे मामले की जांच फिर से शुरू होगी तो इसमें कई आरोपी सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि उस समय जब जांच हुई थी तो मात्र 2 लोगों को ही इस मामले के अंदर गिरफ्तार किया था, जिसमें केंद्र अधीक्षक और सहायक केंद्र अधीक्षक है उन दोनों को ही गिरफ्तार किया था। उसके बाद में ये पेपर किसने वहां से फोटो खींचकर किसको भेजा और ये पूरा लीक किसने किया था, इस पूरी ये जांच अब होगी तो इसमें कई लोग सलाखों के पीछे जाएंगे। जी शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। झुंझुनू से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिला कलेक्टर की गलती या फिर कुछ और। जिला कलेक्टर डॉक्टर अरुण गर्ग के आदेश पर सवाल उठे हैं। मंडावा जेईएन को दे दिया गया है मंडावा एईएन का भी चार्ज, जबकि मंडावा नगर पालिका में नहीं है एईएन का कोई भी पद। जेईएन महेश चंद्र महावर को दिया गया है एईएन का चार्ज। पहले से ही विवादों में रहे हैं जेईएन महेश चंद्र महावर, फिर भी अपने ही जेईएन के कार्यों की ऑब्जर्विंग करेंगे महावर। पड़ोस की नवलगढ़ नगर पालिका और झुंझुनू नगर परिषद में है एईएन 54 किलोमीटर दूर। खेतड़ी नगर पालिका को झुंझुनू एईएन से परेशानी नहीं है तो 28 किलोमीटर दूर मंडावा नगर पालिका जेईएन को आखिर क्यों परेशानी है, इसलिए इन आदेशों में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। देखिए झुंझुनू से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अतिरिक्त चार्ज दिया गया है महेश चंद्र को। और देखिए खास बात ये कि इन पर पहले से कई आरोप भी हैं और इसके बाद भी अतिरिक्त यहां पर चार्ज दिया जा रहा है। चलिए बढ़ेंगे आगे, गंगापुर सिटी के मुख्यालय बामनवास के नजदीकी गांव
सूरगढ़ का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय इन दिनों अपनी ही बदहाली पर आंसू बहा रहा है। लगभग 200 से अधिक विद्यार्थियों वाले इस स्कूल में ना तो पर्याप्त स्टाफ है और ना ही सुरक्षित कक्षाएं और ना ही बिजली की कोई आपूर्ति है, तो वहीं बच्चे खुले में या जर्जर कमरों में बैठने को मजबूर हैं। पढ़ाई का माहौल पूरी तरह चरमरा गया है। एसडीएमसी अध्यक्ष जय सिंह बैसला के साथ ग्रामीणों ने एक मत होकर आवाज उठाई है। ग्रामीणों ने राजस्थान सरकार और शिक्षा मंत्री से तुरंत ही कार्रवाई की मांग भी की है। देखिए, राजकीय विद्यालय सूरगढ़ की दुर्दशा है। ये बच्चे जो हैं ऐसे माहौल में पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्थिति बहुत बेहाल है बिल्डिंग की। थोड़ी सी बरसात होती है तो उसमें जो पूरे कमरों में पानी निकलता है और जो है लाइट है उसको हम लोग परमानेंट काट रखी है, क्योंकि सभी दीवारें गीलन में भीग रही है, इसलिए जो है लाइट का कनेक्शन हटा दिया गया है बिल्कुल ही। और आज तक किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। 4-4 साल उनको शिकायत करते हो गई। शिकायत कहाँ की आपने? हमने शिकायत सीबी ऑफिस में कर दी, डी ऑफिस में कर दी, कलेक्टर के पास कर दी, राज्य सरकार को भेज दी। राशन के बारे में पूरा राशन गीला होता है, उसको रखने की हमारे पास में बिल्कुल भी जगह नहीं है। रख रखाव के लिए क्या करते हो? रख रखाव के लिए हमने ईंटें जमा के पटेलों पर रख रखा है, क्योंकि कमरे में पानी भरता है इसलिए। हल्की बारिश में या फिर नॉर्मल? हल्की बारिश, आज बारिश हो जाएगी तो 4 दिन तक टपकता रहेगा ये। फिर इसके बाद में क्या करते हो आप? जैसे तैसे दुबा के और पटेलियों से बोर्डों से दुबा रखा है, इन टंकियों को क्या करेंगे? आगे शिकायत वगैरह नहीं की इसकी? कई बार 4 साल हो गए हमको लगातार शिकायतें देते। और राशन के बारे में? पूरा राशन गीला होता है। स्कूल की हालतें बहुत ही दयनीय हैं। यहाँ कहने का मतलब जो बच्चे आते हैं उनके लिए रास्ता को आप पत्रकार बंधु आपको बताया, मीडिया बंधु देखना, आपने बोर्डे पानी में आते हैं, यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं देता है। सरपंच है, स्थानीय सरपंच से भी हमने कहा था भाई रास्ते में मिट्टी डलवा दो, 2 होल बनवा दो। स्थानीय सरपंच ने कुछ नहीं कहा, एमएलए ने कुछ नहीं किया, और स्कूल क्रमोन्नत होने के बाद में भी ऐसी हालत है, यहाँ पे बच्चे ढंग से बैठ भी नहीं सकते हैं। बताया जाता है 12वीं तक का विद्यालय है। जी बिल्कुल, बहुत 12वीं तक का विद्यालय है, परंतु जिसके बावजूद भी कोई सुविधाएं नहीं है। कोई सुविधाएं नहीं है यहाँ पे। अभी अध्यापक भी पूरे नहीं है, बिल्डिंग भी पूरी नहीं है। बिल्डिंग की हालत आप देख रहे हो, बच्चियों को किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, देखिए, जिस स्कूल में बच्चे अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं, आखिरकार उस स्कूल की हालत जर्जर है और बच्चे ऐसे में पढ़ाई करने को मजबूर हो रहे हैं। आखिरकार इतनी जर्जर हालत है इस स्कूल की, कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों इस स्कूल की तरफ कोई अधिकारी ध्यान नहीं देता? जी पूनम, मैं बताना चाहूंगा स्कूल का यही हाल है। हर जगह देखी जाए तो उपखंड क्षेत्र में कई स्कूलों का मैंने वो किया है, उसमें सब में अधिकतर स्कूलों की खस्ता हालत है। और जहां तक इस स्कूल की देखा जाए तो इस स्कूल में टोटल 7 कमरे हैं। 7 कमरों में से 5 कमरे की लगभग दीवारें खंडन की तरफ है और चीरी टूटी हुई है, उनकी रिपेयरिंग की हुई है। और जैसे कि बिजली व्यवस्था चालू की जाए तो करंट दौड़ने लगता है, तो यहाँ पर बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? देखिए, इस स्कूल में क्या कोई अधिकारी नहीं पहुंचते हैं समय समय पर निरीक्षण के लिए, जांच के लिए, या किस तरीके से इस स्कूल का संचालन किया जा रहा है? और यहाँ के जो अध्यापक हैं उन्होंने किस स्तर तक शिकायत की है अगर इस प्रकार की स्थिति है? और कब से इस स्थिति में स्कूल है ऐसा? जी, शिकायत की बात की जाए तो आज से लगभग 4 सालों से यही ढर्रा पकड़ा हुआ है। हर साल वो शिकायत करते हैं, बरसाती मौसम में यही हाल हो जाता है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्या? ठीक है, चलिए, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो देखिए, बच्चे परेशान है, स्टाफ की भी यहाँ पर कमी है, पढ़ाई कैसे हो रही है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि किन तकलीफों में जो है ये बच्चे पढ़ाई करने को मजबूर हैं। बारिश का समय है और ऐसे में खतरा और ज़्यादा बढ़ जाता है जब इस स्कूल की हालत हो। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हाल में बच्चे पढ़ने को मजबूर हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और यूडीएच मंत्री की मुलाकात हुई है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने मुलाकात की। दोनों के बीच मुलाकात हुई। मंत्री मेघवाल के
दिल्ली स्थित आवास पर ये मुलाकात हुई है। दोनों नेताओं के बीच प्रदेश के राजनीतिक परिवेश को लेकर चर्चा हुई। तो देखिए, काफी महत्वपूर्ण चर्चा इन दोनों नेताओं के बीच राजस्थान के शहरी विकास, आधुनिकीकरण को लेकर भी विचार विमर्श हुआ है दोनों नेताओं की मुलाकात के दौरान। तो केंद्रीय मंत्री से यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने मुलाकात की और राजस्थान के विकास को लेकर, आधुनिकीकरण को लेकर, यहां पर कई अहम मुद्दों को लेकर दोनों नेताओं के बीच लंबी बातचीत हुई, चर्चा हुई। तो केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से मुलाकात करने पहुंचे यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा। दोनों के बीच राजस्थान के कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है और जिस प्रकार से विकास की बात की जाती है राजस्थान के, तो उसको लेकर खास तौर से यहां पर बातचीत हुई है। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे हैं सेंट्रल पार्क गांधी वाटिका म्यूजियम पहुंचे हैं पूर्व सीएम गहलोत। तो सेंट्रल पार्क गांधी वाटिका पहुंचे हुए हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत। ये तस्वीरें गांधी वाटिका म्यूजियम पहुंचे हुए हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहां पर सेंट्रल पार्क पहुंचे हैं पूर्व सीएम अशोक गहलोत।